नमस्कार। आज हम सब मिलकर चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने हमारी सभ्यता की मतलब भारतीय सभ्यता की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये वैदिक काल आखिर है क्या, फिर इसके 2 जरूरी चरणों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज हमारे लिए इसकी विरासत क्या है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, इसे वैदिक काल कहते क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस दौर के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी का जो सोर्स है वो है वेद। ये वो वक्त था जब भारत में वैदिक सभ्यता धीरे धीरे पनप रही थी। मोटे तौर पर कहें तो ये आर्यों के आने से शुरू होकर महाजनपदों के बनने तक चला। तो ये दौर आखिर था कब का? देखिए, अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 1500 ईसा पूर्व से और चलती है 600 ईसा पूर्व तक। अब समझने में आसानी हो इसके लिए इतिहासकारों ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक है शुरुआती दौर, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा है बाद का दौर, यानी उत्तर वैदिक काल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, यानी ऋग्वैदिक काल की। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस पूरे दौर के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो लगभग सब कुछ एक ही महान ग्रंथ से आता है, और वो ग्रंथ है ऋग्वेद। जी हाँ, ये इस दौर का सबसे पुराना और सबसे जरूरी टेक्स्ट है। इसमें पूरे 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त क्या थे? ये असल में भजन थे जो इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की तारीफ में लिखे गए थे। और यहाँ सूक्त का मतलब भी समझ लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अच्छी तरह से कहा गया। ये एक तरह का भजन या श्लोकों का कलेक्शन होता है जो किसी देवता की प्रशंसा में होता है। तो उस जमाने में जिंदगी कैसी थी? लोग ज्यादातर पंजाब और सरस्वती नदी के आसपास के इलाकों में बसे थे। जिंदगी बहुत सरल थी। लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे जिन्हें ग्राम कहा जाता था और जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। उनकी इकोनॉमी पशुपालन, खासकर गायों पर और थोड़ी बहुत खेती पर टिकी थी। एक और खास बात, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बल्कि यज्ञ करके प्रकृति की ताकतों की, जैसे सूरज, आग, हवा, इनकी पूजा करते थे। उनका जो समाज था उसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सीधा साधा था। सबसे छोटी यूनिट थी परिवार, यानी कुल। कई कुल मिलकर बनता था ग्राम, कई ग्रामों से बनता था जन, और कई जन मिलकर बनाते थे राष्ट्र। और शासन चलाने का तरीका भी काफी डेमोक्रेटिक था, मतलब लोकतंत्रक। राजा को चुना जाता था और उसकी मदद के लिए 2 सभाएं होती थीं। एक थी सभा जिसमें बड़े बुजुर्ग और खास लोग होते थे, और दूसरी थी समिति जो एक तरह से आम लोगों की असेंबली थी। लेकिन जरा सोचिए, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी करीब 900 साल, इतने लंबे समय में आखिर क्या बदला? वो कौन से बदलाव थे जिन्होंने इस सीधे साधे समाज का पूरा नक्शा ही बदल दिया? और बस यहीं से हमारी कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, उत्तर वैदिक काल। ये दौर था बड़े बदलावों का और विस्तार का। इस दौर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लोग अब पूरब की तरफ गंगा यमुना के फर्टाइल मैदानों में बसने लगे, और यहीं पर लोहे की खोज ने तो जैसे क्रांति ही ला दी। लोहे के औजारों से, खास तौर पर हल से, घने जंगलों को साफ करना और खेती करना बहुत आसान हो गया। इसका नतीजा, खेती अब इकोनॉमी का मेन ड्राइवर बन गई, और इसी के साथ साथ व्यापार और दूसरी कलाएं भी फलने फूलने लगी। राजनीति में भी जबरदस्त बदलाव आया। देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजा चुना जाता था और सभा समिति बहुत पावरफुल थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजपद वंशानुगत हो गया। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राज्य बड़े हो रहे थे, अमीर हो रहे थे, तो राजा की ताकत भी बढ़ती गई और धीरे धीरे सभा और समिति का असर लगभग खत्म ही हो गया। इसी दौर में ना समाज का जो ढांचा था वो और भी कॉम्प्लेक्स हो गया, और यहीं पर नींव पड़ी वर्ण व्यवस्था की। मतलब समाज को उनके काम के आधार पर 4 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया। सबसे पहले ब्राह्मण, जो पुजारी और शिक्षक थे। फिर आए क्षत्रिय, यानी योद्धा और शासक। तीसरे थे वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे। और आखिर में थे शूद्र, जो सेवा करने वाले वर्ग थे। एक और बहुत जरूरी सामाजिक बदलाव ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को जो आज़ादी हासिल थी उसमें अब गिरावट आने लगी। उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। धर्म कर्म के तरीकों में भी फर्क आया। यज्ञ, जो पहले काफी सरल हुआ करते थे, अब वो बहुत बड़े और जटिल हो गए। लेकिन हाँ, इसी समय उपनिषदों के जरिए गहरे दार्शनिक विचारों की भी शुरुआत हुई।
चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, देखते हैं कि इस पूरे युग ने हमें विरासत में क्या-क्या दिया। देखिए, इस काल की सबसे बड़ी देन है वैदिक साहित्य, यानी हमारे 4 वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें देवताओं की स्तुति है। सामवेद और यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों से जुड़े हैं। सामवेद में गाने वाले मंत्र हैं, तो यजुर्वेद में यज्ञ की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। और आखिर में है अथर्ववेद, जो जादू टोना, दवाइयाँ और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों के बारे में है। तो कुल मिलाकर देखें तो वैदिक काल ने भारतीय सभ्यता को बहुत कुछ दिया। संस्कृत भाषा, वेद जैसे ग्रंथ, धर्म और कर्म का कॉन्सेप्ट, यज्ञ की परंपरा और वर्ण व्यवस्था जैसा सामाजिक ढांचा, ये सब कुछ उसी दौर की देन है जिसने सदियों तक भारतीय समाज पर अपना असर डाला। इसे अगर एक लाइन में कहें तो वैदिक काल भारतीय संस्कृति की नींव था। इसी दौर ने भाषा, धर्म, समाज और राजनीति की वो बुनियाद तैयार की जिसने आगे चलकर हिंदू सभ्यता और दर्शन को एक शक्ल दी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस प्राचीन युग की वो कौन सी विरासतें हैं जो आज भी हमारे समाज को, हमारे सोचने के तरीके को आकार दे रही हैं?